आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के विज्ञान विषय का पहला लेसन, हमारे आसपास के पदार्थ का नेक्स्ट टॉपिक, पदार्थ की अवस्थाएं। तो जैसा कि आप जानते हो, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। ये आपको तस्वीर में दिखाई दे रही होगी। तो जो पदार्थ की ये 3 अवस्थाएं होती हैं, यह किसके कारण से होती है? अर्थात कोई पदार्थ ठोस रूप में, कोई द्रव रूप में, कोई गैस रूप में क्यों पाया जाता है? तो इसके पीछे जो मूल चीज़ है वो है उन कणों के गुण जिनसे पदार्थ बनते हैं। कणों के गुण आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, पिछले टॉपिक में आपको पढ़ाया गया था कि कणों के गुण 3 होते हैं। पहला होता है उनके बीच रिक्त स्थान होते हैं। दूसरा होता है वह सदैव गतिशील होते हैं, यानी उसमें गतिज ऊर्जा होती है। और तीसरा होता है कि उन कणों के बीच आकर्षण बल होता है। अब ये तीनों जो गुण होते हैं वह अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होते हैं। अर्थात किसी में कणों के बीच के रिक्त स्थान कम होते हैं तो किसी में बहुत अधिक होते हैं। किन्हीं पदार्थों के कणों की गतिज ऊर्जा कम होती है तो किन्हीं की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। किन्हीं पदार्थों के बीच कणों के आकर्षण बल कम होते हैं तो किन्हीं पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। तो इस तरह से हम देखें तो उनके जो तीनों गुण होते हैं वह अलग अलग होने के कारण ही जो पदार्थ होते हैं वह अलग अलग स्वरूप के होते हैं। आप पिक्चर में देख रहे हो कि जो ठोस है वह एक निश्चित क्रम में एक दूसरे से बंधा हुआ है। और अगर इसका रूप बदल करके देखा जाए तो ये कण बहुत ही नज़दीक होते हैं। ये कण बहुत ही नज़दीक सटे होते हैं और इनके बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। और इन कणों के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो बहुत अधिक होता है और इनकी कणों की ऊर्जा भी कम होती है। इस कारण से जो ठोस होते हैं उनके गुण, जैसे उनका आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। अगर वहीं पे द्रव में जाके देखें तो इनके जो कण हैं वो एक निश्चित क्रम में बंधे नहीं हैं। और इनको अगर दूसरे स्वरूप से समझे तो इनके कणों के बीच में ठोस के कणों के बीच से अधिक दूरी होती है और इनकी कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वह भी तुलनात्मक कम होता है और इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल भी ठोस के तुलना में कम होता है, जिसके कारण से ये एक निश्चित आकार नहीं बना पाते। इन्हें जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का ये रूप धारण कर लेते हैं और इनके पदार्थ का जो गुण हो जाता है वह तरल हो जाता है, वो दृढ़ नहीं रहता, वो तरल हो जाता है, वह बहने लगता है, वह बहता है। लेकिन आयतन इनका आयतन निश्चित होता है। वहीं पर अगर गैस की बात करें तो जैसा कि पिक्चर से ये स्पष्ट है कि इनके कण बहुत ही दूर हैं और इनके कणों के बीच का आकर्षण बल बहुत ही कमज़ोर होता है और ये आकर्षण बल इन्हें बांधने में, एक जगह रखने में नाकाम रहता है, जिसके कारण से न इनका कोई आकार बन पाता है, न इनका कोई निश्चित आयतन होता है और यह बहुत तेज़ी से जैसे मौका पाते हैं, जिस स्थान को पाते हैं उसमें पूरी तरीके से फैल जाते हैं। अब तो ये रहा पदार्थों के गुण। आइए देखते हैं पदार्थ की अवस्था के बारे में आपकी किताब में क्या कहा जा रहा है। पदार्थ की अवस्थाएं यहाँ देखते हैं। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं कि पदार्थ की
तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब यहाँ देखते हैं ठोस अवस्था के गुण क्या क्या हैं। ठोस अवस्था के गुण क्या क्या हैं, तो इस पे हम देखते हैं कि ठोस जो होता है, ठोस, उसके आकार निश्चित होते हैं, आयतन निश्चित होते हैं और उनकी संपीड्यता 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 नगण्य होती है। और इन पर अगर बल लगाया जाए तो ये टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इनका आकार नहीं बदलता। अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे संपीड्यता के बारे में। संपीड्यता के बारे में, संपीड्यता क्या है? तो संपीड्यता उसे कहते हैं कि किसी पदार्थ के आयतन को दाब डाल के कम कर दिया जाए, दबाया जा सके, उसके आयतन को कम किया जा सके। तो ठोस को ऐसा नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसकी संपीड्यता कम होती है। अब ये दृढ़ भी होते हैं, ठोस दृढ़ भी होते हैं। अब अगर ठोस दृढ़ होते हैं, इनके आकार को नहीं बदला जा सकता है, तो एक नया प्रश्न उठता है कि फिर रबड़ को क्या माना जाए, जिसे बल लगाकर उसका आकार बदल दिया जाता है, खींचते हैं तो बढ़ जाता है। तो ये भी ठोस ही है, इसे ठोस ही कहा जाएगा, क्योंकि इसके आकार में जो बदलाव होता है वह बदलाव बाह्य बल के कारण से होता है, बाह्य बल के कारण से होता है। और जब बाह्य बल हटा लेते हैं तो फिर वह मूल अपने आकार में आ जाता है, तो उसके आकार में परिवर्तन स्वतः नहीं होता। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि चीनी और नमक ठोस हैं, लेकिन निश्चित इनका आकार नहीं होता। जब भी किसी बर्तन में रखा जाता है द्रव की तरह वो उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाए? तो ये भी ठोस हैं, ये भी ठोस हैं, क्योंकि इनका जो आकार है, इनका जो आकार है वह बर्तन में रखने से नहीं बदलता। ये हमें ऐसा लगता है, एक्चुअली इनका जो आकार है वो छोटे छोटे इनके क्रिस्टल हैं। वो देखेंगे जब उन्हें आप बर्तन में रखेंगे और देखेंगे कि उनके जो क्रिस्टल हैं उनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनके कुल मास में परिवर्तन होता है, मास के आकार में परिवर्तन होता है। तो कणों के जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ये ठोस है। अब स्पंज की बात करते हैं। जब स्पंज की बात करते हैं, स्पंज को देखते हैं कि स्पंज को हम क्या कर लेते हैं, दबाते हैं तो वो संपीडित हो जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ठोस की संपीड्यता नगण्य है, लेकिन स्पंज को जब दबाते हैं तो वो दब जाता है। तो फिर इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यह है कि आप सभी जानते हो स्पंज के बीच बीच में सूक्ष्म छिद्र होते हैं और उसके कारण से उसमें हवा भरी रहती है, और जब हम दाब डालते हैं तो वायु निकलती है और इससे इनका संपीड़न संभव हो पाता है। तो इस तरह से हम देखें कि रबड़ में कुछ सामान्य से अलग हट के लक्षण होते हैं, तो क्यों तब भी वो ठोस है। शर्करा और नमक को रखा जाता है किसी भी बर्तन में तो उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं, तब भी वह क्यों ठोस है। और स्पंज दबता है, संपीड़ित होता है, तब भी वह क्यों ठोस है। अब हम बात करेंगे द्रव अवस्था की। तो द्रव के बारे में भी आप जानते हो कि देखोगे अगर ध्यान से तो पाओगे कि द्रव को जिस बर्तन में रखोगे उसी का वो आकार ग्रहण कर लेगा। तो द्रव का आकार तो फिर निश्चित नहीं हुआ। तो इस तरह से हम कहते हैं कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, उसका आयतन निश्चित होता है। 1 लीटर जहाँ भी रखेंगे 1 ही लीटर रहेगा, चाहे लोटा में रखे, गिलास में रखे, किसी भी बर्तन में, किसी भी आकार में रखे, लेकिन आयतन उसका नहीं बदलेगा। इसलिए आयतन उसका निश्चित होता है, आकार उसका निश्चित नहीं रहता। अब द्रव में बहाव होता है, वो बहते हैं, इसलिए ये दृढ़ नहीं होते, तरल होते हैं। क्या होते हैं? दृढ़ नहीं होते, तरल होते हैं। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है क्रियाकलाप किया गया है 1.4 और 1.5 में, और यह बताने की कोशिश की गई है कि अगर विसरण की बात करें, विसरण तो ठोस में, द्रव में विसरण क्या होता है, कैसे होता है? तो ठोस में चाहे विसरण हो या द्रव में विसरण हो, ये सब द्रव में ही संभव है। दोनों का विसरण द्रव अवस्था में ही होता है। और
विसरण मतलब जब किसी पानी में ठोस को घोलते हैं तो वो घुल करके पूरा चारों तरफ फैल जाता है, यानी कि उसके जो छोटे छोटे कण हैं वह द्रव के खाली स्थान वाले कणों के खाली स्थान में चले जाते हैं। एक द्रव को दूसरे द्रव में मिलाते हैं तो वो भी एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, इसलिए यह द्रव का एक तरह का विसरण है। और देखा जाए तो द्रव में ना तीनों तरह के अवस्थाओं का विसरण होता है। ठोस का भी विसरण हो जाता है, द्रव का भी विसरण हो जाता है, और द्रव में गैस का भी विसरण होता है। इसीलिए जो जलीय जंतु हैं, जलीय जंतु जो जल में रहते हैं वो अपने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जल पे निर्भर रहते हैं, क्योंकि जल में कार्बन डाइऑक्साइड घुलती है और ऑक्सीजन भी घुली रहती है। तो ये इस तरह से जल में गैस का भी विसरण स्पष्ट हो जाता है। अब इसी चीज़ को तुलना किया जाए कि ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण अधिक होता है, द्रव की अपेक्षा गैस में विसरण की दर अधिक होती है, क्योंकि ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है और द्रव की अपेक्षा गैस के कणों की में रिक्त स्थान अधिक होता है। अब बात करेंगे गैसीय अवस्था की। तो गैसीय अवस्था की में ऐसे ही आप जानते हो कि गैसों के जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में आकर्षण बल नगण्य सा होता है, और इसलिए इन्हें जिस भी बर्तन में रख देते हैं वह उसी के आकार में वो पूरा उसका आयतन वो कवर कर लेते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ना उनका आकार निश्चित होता है, ना उनका आयतन निश्चित होता है, और वो जितना चाहे उसे हम दबा सकते हैं, यानी कि संपीड़ित कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्रियाकलाप है 1.11, इसको आप समझने की कोशिश करें तो एक सिरिंज ली गई है, उसमें अलग अलग पदार्थ लिए गए हैं, एक में ठोस, एक बार द्रव और एक बार गैस, और इसके एक सिरे को रबर कार्क से बंद करके और ऊपर से पिस्टन से इसे दबाने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे ज़्यादा जो दबता है वह गैस दबता है, ठोस नहीं इसमें दब पाता, द्रव नहीं दब पाता, गैस दबती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि गैस के एक बड़े आयतन को एक छोटे आयतन में संपीड़ित किया जा सकता है। गैस के एक बड़े आयतन को उसको एक छोटे आयतन में संपीड़ित किया जा सकता है। तो इस तरह से हम इसका उपयोग, इस गैस के संपीड़िता का उपयोग घर में खाना बनाने वाले गैस एलपीजी के रूप में करते हैं। उसके बहुत ज़्यादा आयतन को हम एक सिलेंडर में संपीड़ित करके भर देते हैं। सीएनजी का उपयोग गाड़ियाँ चलाने में करते हैं, उसके साथ भी यही होता है। एक ज़्यादा मात्रा गैस की एक छोटे से सिलेंडर में या बर्तन में हम उसे संपीड़ित करके भर देते हैं, और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उसमें भी इसी गुण के कारण अधिक मात्रा गैस की सिलेंडर में भर दी जाती है। तो इस तरह से हम देखें कि जो संपीड़न का गुण है वो उसके कारण से हम गैसों को किसी छोटे बर्तन में अधिक मात्रा डाल करके उसका उपयोग करते हैं। तो आपने जैसा कि अभी पीछे देखा कि ठोस की विसरण की दर द्रव की विसरण की दर से कम होती है, द्रव की विसरण की दर अधिक होती है, और गैस की विसरण की दर सबसे अधिक होती है। तो उसका जो प्रमुख कारण है वो यही है कि तुलनात्मक ठोस से अधिक रिक्त स्थान द्रव के कणों में होते हैं, और गैस के कणों के बीच में सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान होते हैं। इसलिए विसरण की दर ठोस से द्रव में अधिक होती है और द्रव से गैस में अधिक होती है, और इसको इस तरह से उनके कणों की व्यवस्था को दर्शाया गया है। ये ठोस है, ये द्रव है, और ये गैस है। और देख लीजिए कि आप इनके कणों के बीच में कितनी दूरी है और कौन कौन से कण। तो आप देख पा रहे हैं कि ठोस में सबसे नज़दीक कण हैं, द्रव में उससे दूर दूर कण हैं, और गैस में बहुत दूर दूर कण हैं। तो इस तरह से एक निष्कर्ष निकलता है
कि गैस के अणु अधिक गतिज ऊर्जा वाले होते हैं और जब किसी बर्तन में उसे रखा जाता है तो अनियमित और अनियंत्रित गति करते रहते हैं, जिसके कारण से वो बर्तन की दीवारों पे लगातार टकराते रहते हैं और बर्तन की दीवारों पर एक दाब डालते रहते हैं, जिसे गैस दाब कहते हैं। और इस तरह से आज हम इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक पे हम आएंगे कि क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।